CIET-NCERT द्वारा प्रस्तुत है विज्ञान की ध्वनि पाठ्यपुस्तक कक्षा 8। ऑडियो बुक विज्ञान कक्षा 8 अध्याय 10 किशोरा अवस्था की ओर पृष्ठ 113 से पृष्ठ 126 तक। तो आइए अब सुनते हैं अध्याय 10 किशोरा अवस्था की ओर पृष्ठ 113। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि जंतु किस प्रकार जनन करते हैं। मानव एवं बहुत से अन्य जंतु एक निश्चित आयु तक पहुंचने के बाद ही जनन कर सकते हैं। मानव किसी निश्चित आयु के बाद ही क्यों जनन कर सकते हैं? इस अध्याय में आप मानव के शरीर में होने वाले उन परिवर्तनों के विषय में पढ़ेंगे जिनके उपरांत वो जनन हेतु सक्षम हो पाता है। अध्याय 9 में आप मानव जननांगों के विषय में पढ़ चुके हैं। इस अध्याय में हम उन हार्मोनों के विषय में चर्चा करेंगे जो शिशु यानी बच्चे में होने वाले उन परिवर्तनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं जिनके कारण बच्चा बड़ा होकर वयस्क हो जाता है। 10.1 किशोरावस्था व यौवनारंभ। बूझो अपना 12वां जन्मदिन मना रहा था। मित्रों के चले जाने के पश्चात बूझो और पहेली अपने माता पिता के साथ बातें करने लगे। पहेली एक कन्या विद्यालय में पढ़ती है। वो हंसने लगी। उसने टिप्पणी की कि बूझो के कई मित्रों जिनसे वो 1 वर्ष बाद मिली थी की लंबाई एकाएक कितनी बढ़ गई है। उनमें से कुछ तो मूछें आने से जोकर यानी कार्टून नजर आ रहे थे। उसकी मां ने समझाया कि लड़के बड़े हो गए हैं। वृद्धि जन्म के समय से होने लगती है, परंतु 10 या 11 वर्ष की आयु के बाद वृद्धि में एकाएक तीव्रता आती है और वृद्धि साफ दिखाई देने लगती है। शरीर में होने वाले परिवर्तन वृद्धि प्रक्रिया का एक भाग हैं। ये इस बात का संकेत है कि अब आप बच्चे नहीं रहे तथा युवा अवस्था में कदम रख रहे हैं। बूझो ने कहा, शरीर में होने वाले इस परिवर्तन की अवधि कब तक रहती है? पहेली ने कहा, जीवन का ये ऐसा अजीब काल है कि इसमें आप न तो बच्चे रहते हैं और न ही बड़े। मैं जिज्ञासु हूं कि क्या बाल्यकाल एवं युवा अवस्था के मध्य की इस अवधि का कोई विशेष नाम है? वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है। जीवन काल की वो अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोरावस्था अर्थात अडोलेसेंस कहलाती है। किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 अथवा 19 वर्ष की आयु तक रहती है। ये अवधि क्योंकि अंग्रेजी के टीन्स 13 से 18 या 19 वर्ष की आयु तक होती है, किशोरों को टीनेजर्स भी कहा जाता है। लड़कियों में ये अवस्था लड़कों की अपेक्षा 1 या 2 वर्ष पूर्व प्रारंभ हो जाती है। किशोरावस्था की अवधि व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती है। किशोरावस्था के दौरान मनुष्य के शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। ये परिवर्तन यौवनारंभ का संकेत हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है लड़के एवं लड़कियों की जनन क्षमता का विकास। किशोर की जनन परिपक्वता के साथ ही यौवनारंभ समाप्त हो जाता है। पृष्ठ 114 है। पहेली और बूझो दोनों को एहसास होता है कि लंबाई में एकाएक वृद्धि एवं लड़कों में हल्की दाढ़ी मूछों का आना किशोरावस्था के लक्षण हैं। वे यौवनारंभ में होने वाले अन्य परिवर्तनों के विषय में जानना चाहते हैं। 10.2 यौवनारंभ में होने वाले परिवर्तन। लंबाई में वृद्धि। लंबाई में एकाएक वृद्धि यौवनारंभ के दौरान होने वाला सबसे अधिक दृष्टिगोचर परिवर्तन है।
इस समय शरीर की लंबी अस्थियों की अर्थात हाथ एवं पैरों की अस्थियों यानी हड्डियों की लंबाई में वृद्धि होती है और व्यक्ति लंबा हो जाता है। क्रियाकलाप 10.1 निम्न चार्ट में लड़के व लड़कियों की आयु के साथ लंबाई में वृद्धि की औसत दर को दर्शाया गया है। कॉलम 2 और 3 में किसी व्यक्ति की लंबाई को प्रतिशत में दर्शाया गया है जो किसी आयु पर पहुंचने पर होती है। आयु को कॉलम 1 में दर्शाया गया है। उदाहरणतः 11 वर्ष की आयु तक एक लड़का अपनी पूर्ण लंबाई का 81% लक्ष्य प्राप्त करता है, जबकि एक लड़की अपनी पूर्ण लंबाई की 88% तक पहुंच जाती है। ये आंकड़े प्रतिनिधित्व मात्र हैं जो व्यक्तियों में भिन्न हो सकते हैं। अपने मित्रों के लिए सारणी का प्रयोग करके उनकी पूर्ण लंबाई का अनुमान लगाइए। पता लगाइए कि आपकी कक्षा में कौन सबसे लंबा और कौन सबसे बौना हो सकता है। इस सारणी में 2 शीर्षक दिए गए हैं। पहला आयु वर्षों में और दूसरा पूर्ण लंबाई का प्रतिशत। और इसके नीचे 2 उपशीर्षक हैं लड़के लड़कियां। आयु वर्षों में 8, लड़के 72%, लड़कियां 77%। आयु वर्षों में 9, लड़के 75%, लड़कियां 81%। आयु 10 वर्ष, लड़के 78%, लड़कियां 84%। आयु 11 वर्ष, लड़के 81%, लड़कियां 88%। आयु 12 वर्षों में लड़के 84%, लड़कियां 91%। आयु 13 वर्ष, लड़के 88%, लड़कियां 95%। आयु 14 वर्ष, लड़के 92%, लड़कियां 98%। आयु 15 वर्ष, लड़के 95%, लड़कियां 99%। आयु 16 वर्ष, लड़के 98%, लड़कियां 99.5%। आयु 17 वर्ष, लड़के 99%, लड़कियां 100%। आयु 18 वर्ष, लड़के 100%, लड़कियां 100%। पूर्ण लंबाई के लिए गणना सेंटीमीटर में। वर्तमान लंबाई सेंटीमीटर में बटा वर्तमान आयु में पूर्ण लंबाई का प्रतिशत चार्ट में दिए गए मान के अनुसार गुणा 100। उदाहरण के लिए एक लड़का जिसकी आयु 9 वर्ष है तथा लंबाई 120 सेंटीमीटर है, वृद्धि काल की समाप्ति पर उसकी अनुमानित लंबाई होगी 120/75 गुणा 100 सेंटीमीटर बराबर है 160 सेंटीमीटर। पृष्ठ 115 है। क्रियाकलाप 10.2 क्रियाकलाप 10.1 में दिए गए आंकड़ों का उपयोग करके एक ग्राफ बनाइए। आयु को एक्स अक्ष पर तथा लंबाई में वृद्धि का प्रतिशत वाई अक्ष पर लीजिए। अपनी आयु को ग्राफ पर विशिष्ट रूप से चिन्हित कीजिए। आप लंबाई के जिस प्रतिशत को प्राप्त कर चुके हैं उसका पता लगाइए। आप अंततः जिस लंबाई को प्राप्त कर सकेंगे उसका परिकलन कीजिए। आप अपने ग्राफ की तुलना निम्न ग्राफ से कीजिए। चित्र 10.1। इस चित्र में लड़के एवं लड़कियों की आयु दिखाई गई है। लड़कों की आयु दिखाने के लिए लाल रंग की रेखा का इस्तेमाल किया गया है, जबकि लड़कियों की आयु को दिखाने के लिए हरे रंग की रेखा का इस्तेमाल किया गया है। आयु के साथ बढ़ती ऊंचाई का प्रतिशत प्रदर्शित करने वाला ग्राफ। प्रारंभ में लड़कियां लड़कों की अपेक्षा अधिक तीव्रता से बढ़ती हैं,
परंतु लगभग 18 वर्ष की आयु तक दोनों अपनी अधिकतम लंबाई प्राप्त कर लेते हैं। अलग अलग व्यक्तियों की लंबाई में वृद्धि की दर भी भिन्न भिन्न होती है। कुछ यौवनारंभ में तीव्र गति से बढ़ते हैं तथा बाद में ये गति धीमी हो जाती है, जबकि कुछ धीरे धीरे वृद्धि करते हैं। पहेली ने कहा, मैं चिंतित हूं। यद्यपि मैं लंबी हो गई हूं, परंतु शरीर की तुलना में मेरा चेहरा छोटा है। पहेली को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। शरीर के सभी अंग समान दर से वृद्धि नहीं करते। कभी कभी किशोर के हाथ अथवा पैर शरीर के अन्य अंगों की अपेक्षा बड़े दिखाई देते हैं, परंतु शीघ्र ही दूसरे भाग भी वृद्धि कर शारीरिक अनुपात को संतुलित कर देते हैं। फलतः शरीर सुडौल हो जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि किसी व्यक्ति की लंबाई उसके परिवार के किसी न किसी सदस्य के लगभग समान होती है। इसका कारण यह है कि लंबाई माता पिता से प्राप्त जीन पर निर्भर करती है, परंतु वृद्धि के इन वर्षों में उचित प्रकार का संतुलित आहार आवश्यक है। यह अस्थियों, पेशियों एवं शरीर के अन्य भागों को सही ढंग से वृद्धि करने हेतु पर्याप्त पोषण करने में सहायता करता है। आप किशोर की पोषक आवश्यकताओं के विषय में इस अध्याय में आगे पढ़ेंगे। शारीरिक आकृति में परिवर्तन। क्या आपने ध्यान दिया है कि आपकी कक्षा के छात्रों के कंधे एवं सीना निचली कक्षा के छात्रों की अपेक्षा अधिक चौड़े होते हैं? इसका कारण यह है कि वे यौवनारंभ में प्रवेश कर चुके हैं, जब वृद्धि के कारण कंधे फैलकर चौड़े हो जाते हैं। लड़कियों में कमर का निचला भाग चौड़ा हो जाता है। वृद्धि के कारण लड़कों में शारीरिक पेशियां लड़कियों की अपेक्षा सुस्पष्ट एवं गठी दिखाई देती हैं। अतः किशोरावस्था के दौरान लड़कों एवं लड़कियों में होने वाले परिवर्तन अलग अलग हैं। स्वर में परिवर्तन। क्या आपने ध्यान दिया है कि कभी कभी आपकी कक्षा के कुछ लड़कों की आवाज फटने लगती है? यौवनारंभ में स्वर यंत्र अथवा लैरिंक्स में वृद्धि का प्रारंभ होता है। लड़कों का स्वर यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे भाग के रूप में दिखाई देता है। पृष्ठ 116 है, जिसे एडम्स एप्पल यानी कंठमणि कहते हैं। चित्र 10.2। लड़कियों में स्वर यंत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है, अतः बाहर से सामान्यतः दिखाई नहीं देता। सामान्यतः लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व वाला होता है, जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है। किशोर लड़कों में कभी कभी स्वर यंत्र की पेशियों में अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है और आवाज फटने या भर्राने लगती है। ये स्थिति कुछ दिनों अथवा कुछ सप्ताह तक बनी रह सकती है, जिसके बाद स्वर सामान्य हो जाता है। यहां चित्र के माध्यम से लड़कियों के गले में उपस्थित एडम्स एप्पल को दिखाया गया है। चित्र 10.2। इस चित्र में किशोर लड़के का स्वर यंत्र यानी एडम्स एप्पल दिखाया गया है। बूझो ने कहा, मेरे अनेक सहपाठियों की फटी आवाज है। अब मैं जान गया हूं ऐसा क्यों है। स्वेद एवं तैल ग्रंथियों की क्रियाशीलता में वृद्धि। किशोरावस्था में स्वेद एवं तैल ग्रंथियों का स्राव बढ़ जाता है। इन ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण कुछ व्यक्तियों के चेहरे पर फुंसियां एवं मुहासे आदि हो जाते हैं। इस पृष्ठ पर बाईं ओर सबसे नीचे बक्से में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। स्वेद ग्रंथि, तैल ग्रंथि तथा लार ग्रंथि जैसी कुछ ग्रंथियां अपना स्राव वाहियों द्वारा स्रावित करती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोनों को सीधे रुधिर प्रवाह में निर्मोचित करती हैं, इसलिए इन्हें नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं।
जनन अंगों का विकास। पिछले अध्याय में चित्र 9.1 एवं 9.3 में दर्शाए गए मानव जनन अंगों का पुनरावलोकन कीजिए। यौवनारंभ में नर जननांग जैसे कि वृषण एवं शिश्न पूर्णतः विकसित हो जाते हैं। वृषण से शुक्राणुओं का उत्पादन भी प्रारंभ हो जाता है। लड़कियों में अंडाशय साइज में वृद्धि हो जाती है तथा अंड परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशय से अंडाणुओं का निर्मोचन भी प्रारंभ हो जाता है। मानसिक, बौद्धिक एवं संवेदनात्मक परिपक्वता प्राप्त होना। किशोरावस्था व्यक्ति के सोचने के ढंग में परिवर्तन की अवधि भी है। पहले की अपेक्षा किशोर अधिक स्वतंत्र एवं अपने प्रति अधिक सचेत होता है। उनमें बौद्धिक विकास भी होता है तथा वे सोचने विचारने में काफी समय लेते हैं। वास्तव में किसी व्यक्ति के जीवन में ये वो समय है जब उसके मस्तिष्क की सीखने की क्षमता सर्वाधिक होती है। कभी कभी यद्यपि किशोर शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तनों के प्रति अपने आप को ढालने हेतु प्रयास करता हुआ स्वयं को असुरक्षित महसूस करता है, परंतु किशोर होने के नाते आपको समझना चाहिए कि असुरक्षित महसूस करने का कोई कारण नहीं है। ये परिवर्तन प्राकृतिक हैं जो शारीरिक वृद्धि के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। 10.3 गौण लैंगिक लक्षण। आप अध्याय 9 में पढ़ चुके हैं कि वृषण एवं अंडाशय जनन अंग हैं। वे युग्मक अर्थात शुक्राणु एवं अंडाणु उत्पन्न करते हैं। युवावस्था में लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है तथा लड़कों के चेहरे पर बाल उगने लगते हैं अर्थात दाढ़ी मूछें आने लगती हैं। पृष्ठ 117 है। ये लक्षण क्योंकि लड़कियों को लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं, अतः इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। लड़कों के सीने पर भी बाल आ जाते हैं। लड़कों एवं लड़कियों दोनों में ही बगल एवं जांघ के ऊपरी भाग अथवा प्यूबिक क्षेत्र में भी बाल आ जाते हैं। बूझो और पहेली दोनों ही जानना चाहते हैं कि यौवनारंभ में होने वाले इन परिवर्तनों का प्रारंभ कौन करता है। किशोरावस्था में होने वाले परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं। हार्मोन रासायनिक पदार्थ हैं। ये अंतःस्रावी ग्रंथियों अथवा अंतःस्रावी तंत्र द्वारा स्रावित किए जाते हैं। यौवनारंभ के साथ ही वृषण पौरुष हार्मोन तथा टेस्टोस्टेरॉन का स्रवण प्रारंभ कर देता है। ये लड़कों में परिवर्तनों का कारक है जिनके बारे में आपने अभी अभी पढ़ा है। उदाहरण के लिए चेहरे पर बालों का आना। लड़कियों में यौवनारंभ के साथ ही अंडाशय स्त्री हार्मोन अथवा एस्ट्रोजन उत्पादित करना प्रारंभ कर देता है, जिससे स्तन विकसित हो जाते हैं। दुग्धस्रावी ग्रंथियां अथवा दुग्ध ग्रंथियां स्तन के अंदर विकसित होती हैं। इन हार्मोनों के उत्पादन का नियंत्रण एक अन्य हार्मोन द्वारा किया जाता है जो पीयूष ग्रंथि अथवा पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जाता है। 10.4 जनन प्रक्रिया प्रारंभ करने में हार्मोन की भूमिका। अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन रुधिर प्रवाह में स्रावित करती हैं, जिससे वो शरीर के विशिष्ट भाग अथवा लक्ष्य स्थल तक पहुंच सकें। लक्ष्य स्थल हार्मोन के प्रति अनुक्रिया करता है। हमारे शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। वृषण एवं अंडाशय लैंगिक हार्मोन स्रावित करते हैं। आपने अभी अभी पढ़ा है कि यह हार्मोन गौण लैंगिक लक्षणों के लिए उत्तरदायी हैं। लैंगिक हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के नियंत्रण में है। चित्र 10.3 पीयूष ग्रंथि अनेक हार्मोन स्रावित करती है। उनमें से एक हार्मोन अंडाशय में अंडाणु एवं वृषण में शुक्राणु के परिपक्व होने को नियंत्रित करता है। पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन जननांगों को टेस्टोस्टेरॉन, पुरुष या नर में
तथा एस्ट्रोजन स्त्रियों में स्रावित करने के लिए उद्दीपित करता है। रुधिर प्रवाह में स्रावित किया जाता है तथा शरीर के विभिन्न भागों यानी लक्ष्य स्थल तक पहुंचता है। यौवनारंभ के समय शरीर में परिवर्तनों को उद्दीपित करता है। चित्र 10.3 यौवनारंभ में शारीरिक परिवर्तन हार्मोन द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। पहेली और बूझो अब समझ गए हैं कि यौवनारंभ व्यक्ति में जनन अवधि का प्रारंभ है, जब व्यक्ति जनन की क्षमता प्राप्त करता है, परंतु वे जानना चाहते हैं कि क्या जनन काल एक बार प्रारंभ होने के बाद जीवन पर्यंत तक चलता रहता है या कभी समाप्त होता है। पृष्ठ 118 है। 10.5 मानव में जनन काल की अवधि। जब किशोरों के वृषण तथा अंडाशय युग्मक उत्पादित करने लगते हैं, तब वे जनन के योग्य हो जाते हैं। युग्मक की परिपक्वता एवं उत्पादन की क्षमता पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अवधि तक रहती है। स्त्रियों में जननावस्था का प्रारंभ यौवनारंभ 10 से 12 वर्ष की आयु से हो जाता है तथा सामान्यतः 45 से 50 वर्ष की आयु तक चलता रहता है। यौवनारंभ पर अंडाणु परिपक्व होने लगते हैं। अंडाशयों में एक अंडाणु परिपक्व होता है तथा लगभग 28 से 30 दिनों के अंतराल पर किसी एक अंडाशय द्वारा निर्मोचित होता है। इस अवधि में गर्भाशय की दीवार मोटी हो जाती है, जिससे वो अंडाणु के निषेचन के पश्चात युग्मनज को ग्रहण कर सके, जिसके फलस्वरूप गर्भधारण होता है। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता, तब उस स्थिति में अंडाणु तथा गर्भाशय का मोटा स्तर उसकी रुधिर वाहिकाओं सहित निस्तारित हो जाता है। इससे स्त्रियों में रक्तस्राव होता है, जिसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। ऋतुस्राव लगभग 28 से 30 दिन में एक बार होता है। पहला ऋतुस्राव यौवनारंभ में होता है, जिसे रजोदर्शन कहते हैं। लगभग 45 से 50 वर्ष की आयु में ऋतुस्राव होना रुक जाता है। ऋतुस्राव के रुक जाने को रजोनिवृत्ति कहते हैं। प्रारंभ में ऋतुस्राव चक्र अनियमित हो सकता है तथा उसके नियमित होने में कुछ समय लग सकता है। पहेली कहती है कि स्त्रियों में जनन काल की अवधि रजोदर्शन से रजोनिवृत्ति तक होती है। क्या वो सही है? ऋतुस्राव चक्र का नियंत्रण हार्मोन द्वारा होता है। इस चक्र में अंडाणु का परिपक्व होना, इसका निर्मोचन, गर्भाशय की दीवार का मोटा होना एवं निषेचन न होने की स्थिति में उसका टूटना शामिल है। यदि अंडाणु का निषेचन हो जाता है तो वो विभाजन करता है तथा गर्भाशय में विकास के लिए स्थापित हो जाता है। जैसा कि आप पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। चित्र 9.8। 10.6 संतति का लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है? पहेली ने कहा, मैंने अपनी मां और चाची को बातें करते सुना कि मेरी चचेरी बहन का होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की। मुझे ये जानने की उत्सुकता है कि इस बात का निर्धारण कैसे होता है कि निषेचित अंडाणु लड़के में अथवा लड़की में विकसित होगा। लड़का अथवा लड़की। निषेचित अंडाणु अथवा युग्मनज में जन्म लेने वाले शिशु के लिंग निर्धारण का संदेश होता है। ये संदेश निषेचित अंडाणु में धागे सी संरचना अर्थात गुणसूत्रों में निहित होता है। अध्याय 8 का स्मरण कीजिए कि गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। सभी मनुष्यों की कोशिकाओं के केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 2 गुणसूत्र, एक जोड़ी लिंग सूत्र हैं, जिन्हें X एवं Y कहते हैं। स्त्री में 2 X गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुष में एक X तथा एक Y गुणसूत्र होता है।
युग्मक यानी अंडाणु तथा शुक्राणु में गुणसूत्रों का एक जोड़ा होता है। अनिषेचित अंडाणु में सदा एक एक्स गुणसूत्र होता है, परंतु शुक्राणु दो प्रकार के होते हैं, जिनमें एक प्रकार में एक्स गुणसूत्र एवं दूसरे प्रकार में वाई गुणसूत्र होता है। पृष्ठ 119। चित्र 10.4 को देखिए। जब एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज में दो एक्स गुणसूत्र होंगे तथा वो मादा शिशु में विकसित होगा। यदि अंडाणु को निषेचित करने वाले शुक्राणु में वाई गुणसूत्र है तो युग्मनज नर शिशु में विकसित होगा। चित्र 10.4। इस चित्र में मनुष्य में लिंग निर्धारण को दिखाया गया है। इस चित्र में दो शुक्राणु एक्स एवं वाई अंडाणु से मिलन करने के लिए आगे बढ़ते हुए दिखाए गए हैं। एक्स एवं वाई के मिलन से नर एक्स वाई लड़का पैदा होता है, जबकि एक्स के एक्स से मिलन के कारण एक्स एक्स अर्थात मादा यानी लड़की का जन्म होता है। अब आप जान गए हैं कि जन्म से पूर्व शिशु के लिंग का निर्धारण उसके पिता के लिंग गुणसूत्रों द्वारा किया जाता है। ये धारणा कि बच्चे के लिंग के लिए उसकी मां उत्तरदायी है पूर्णतः निराधार है एवं अन्याय संगत है। 10.7 लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन। चित्र 10.3 का पुनः अवलोकन कीजिए। पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन जननांगों को उनके हार्मोन उत्पन्न करने के लिए उद्दीपित करते हैं। आप पढ़ ही चुके हैं कि पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावित ग्रंथि है जो मस्तिष्क से जुड़ी होती है। पीयूष ग्रंथि वृषण एवं अंडाशय के अतिरिक्त हमारे शरीर में थायराइड, अग्न्याशय एवं एड्रेनलिन यानी अधिवृक्क जैसी कुछ अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियां भी हैं। चित्र 10.5। चित्र 10.5 में मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति को दर्शाया गया है। सबसे ऊपर पीयूष ग्रंथि, फिर गले में थायराइड ग्रंथि, फिर पेट में एड्रिनल ग्रंथि और अग्न्याशय, फिर नीचे स्त्रियों में अंडाशय की स्थिति और वृषण को दर्शाया गया है। बूझो और पहेली को याद है कि एक बार जब वो अपनी डॉक्टर बुआ के यहां गए थे तब उन्होंने वहां काका नाम के एक लड़के को देखा था जिसका गला बहुत फूला हुआ एवं उभरा हुआ था। उनकी बुआ ने उन्हें बताया कि काका गॉइटर नामक व्याधि से ग्रस्त है जो थायराइड ग्रंथि का रोग है। पृष्ठ 120। काका की थायराइड ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन का उत्पादन नहीं कर रही थी। उनकी बुआ ने यह भी बताया कि उनके फूफा जी मधुमेह से पीड़ित हैं क्योंकि उनका अग्न्याशय इंसुलिन हार्मोन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं कर रहा है। बूझो एवं पहेली ने उनके दवाखाने में टंगे चार्ट में दर्शाए गए एड्रिनल ग्रंथि के विषय में पूछा। उनकी बुआ ने उन्हें बताया कि एड्रिनल ग्रंथि ऐसे हार्मोन स्रावित करती है जो रुधिर में नमक की मात्रा को संतुलित करता है। एड्रेनलिन नामक हार्मोन का स्रवण भी करती है। एड्रेनलिन क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करता है। थायराइड एवं एड्रिनल ग्रंथि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के माध्यम से प्राप्त आदेश के अनुसार ही अपने हार्मोन का स्रवण करती है। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन भी स्रावित करती है जो व्यक्ति की सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक है। बूझो ने पूछा, क्या अन्य जंतुओं में भी हार्मोन स्रावित होते हैं?
क्या जनन प्रक्रिया में उनका कोई योगदान है? 10.8 कीट एवं मेंढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का योगदान। आप रेशम के कीट एवं मेंढक के जीवन चक्र के विषय में तो पढ़ ही चुके हैं। इल्ली को वयस्क शलभ बनने तक अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। कक्षा 7 में पढ़े रेशम के कीट के जीवन चक्र का स्मरण कीजिए। इसी प्रकार टैडपोल को भी वयस्क मेंढक बनने के लिए अनेक चरणों से गुजरना पड़ता है। अध्याय 9 लार्वा से वयस्क बनने के इस परिवर्तन को कायांतरण चित्र 9.10 कहते हैं। कीटों में कायांतरण का नियंत्रण कीट हार्मोन द्वारा होता है। मेंढक में थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन थायरॉक्सिन इसका नियमन करता है। थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक है। यदि जल में, जिसमें टैडपोल वृद्धि कर रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं है तो टैडपोल वयस्क मेंढक में परिवर्धित नहीं हो सकते। बूझों ने पूछा, यदि व्यक्ति के आहार में पर्याप्त आयोडीन न हो तो क्या उन्हें थायरॉक्सिन की कमी के कारण गॉइटर हो जाएगा? क्रियाकलाप 10.3 किसी पत्रिका अथवा डॉक्टर से सूचना एकत्र कर आयोडीन युक्त नमक के उपयोग पर एक नोट तैयार कीजिए। आप इसकी जानकारी इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। 10.9 जननात्मक स्वास्थ्य व्यक्ति का कायिक एवं मानसिक विसंगति मुक्त होना उस व्यक्ति का स्वास्थ्य कहलाता है। किसी भी आयु के व्यक्ति के शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उसे संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। व्यक्ति को वैयक्तिक स्वच्छता एवं सफाई का नियमित रूप से पालन एवं पर्याप्त शारीरिक व्यायाम भी करना चाहिए। किशोरावस्था में जब शरीर वृद्धि करता है तो ये बातें और भी अधिक आवश्यक हो जाती हैं। किशोर की पोषण आवश्यकताएं। किशोरावस्था तीव्र वृद्धि एवं विकास की अवस्था है, अतः किसी भी किशोर को आहार नियोजन अत्यंत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। आप पढ़ ही चुके हैं कि संतुलित आहार क्या है। स्मरण कीजिए कि संतुलित आहार का अर्थ है भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन एवं खनिज का पर्याप्त मात्रा में समावेश। पृष्ठ 121। हमारा भारतीय भोजन, जिसमें रोटी, चावल, दाल एवं सब्जियां होती हैं, एक संतुलित आहार है। दूध अपने आप में संतुलित भोजन है। फल भी हमें पोषण देते हैं। शिशुओं को मां के दूध से संपूर्ण पोषण मिलता है जिसकी उन्हें जरूरत है। लौह यानी आयरन तत्व रुधिर का निर्माण करता है तथा लौह प्रचुर खाद्य जैसे कि पत्तीदार सब्जियां, गुड़, मांस, संतरा, आंवला इत्यादि किशोर के लिए अच्छे खाद्य हैं। अपने दोपहर एवं रात्रि के भोजन के खाद्य पदार्थों की जांच कीजिए। क्या भोजन संतुलित एवं पोषक है? क्या इसमें ऐसे खाद्यान्न सम्मिलित हैं जो ऊर्जा प्रदान करते हैं तथा क्या इनमें दूध, मांस, नट एवं दालें भी शामिल हैं जो वृद्धि हेतु प्रोटीन प्रदान करते हैं? क्या इसमें वसा एवं शक्कर भी शामिल हैं जो ऊर्जा प्रदान करते हैं? फल एवं सब्जियों का क्या स्थान है जो रक्षी भोजन है? चिप्स तथा पैक किए हुए अथवा डिब्बा बंद खाद्य यद्यपि स्वादिष्ट होते हैं परंतु उन्हें नियमित भोजन के स्थान पर नहीं खाना चाहिए क्योंकि उनमें पोषक मात्रा पर्याप्त नहीं होती। क्रियाकलाप 10.4 अपने मित्रों के साथ एक समूह बनाइए। उन खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जो आपने पिछले दिन यानी कल नाश्ते, दोपहर के भोजन एवं रात्रिकालीन भोजन में खाए थे। उन खाद्य पदार्थों की पहचान कीजिए जो समुचित वृद्धि के लिए उत्तरदायी हैं। जंक फूड की भी पहचान कीजिए जो आपने पिछले दिन खाया था।
क्रियाकलाप 10.5, चित्र 10.6 से प्रेरणा लेकर चार्ट अथवा पोस्टर बनाकर अपनी कक्षा में लगाइए, जिससे आप किशोर की आहार संबंधी आवश्यकता के प्रति सचेत रहें। इसके लिए आप अपनी रचनात्मक शक्ति का प्रयोग कर इसे विज्ञापन के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। आप इस विषय पर प्रतियोगिता का आयोजन भी कर सकते हैं। चित्र 10.6, इस चित्र में भोजन के पोषक पदार्थ दिखाए गए हैं। सबसे ऊपर बाईं ओर इस चित्र में मांस दिखाया गया है। सबसे ऊपर दाईं ओर इस चित्र में सब्जियां दिखाई गई हैं। उसके नीचे दूध एवं अंडे एवं उसके साथ बाईं ओर फल और सबसे नीचे खाद्यान्न दिखाए गए हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता। प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन एक बार स्नान करना चाहिए। ये किशोरों के लिए और भी आवश्यक है, क्योंकि स्वेद ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर से गंध आने लगती है। शरीर के सभी भागों को स्नान करते समय भली प्रकार धोकर करना चाहिए। यदि सफाई नहीं रखी गई तो जीवाणु संक्रमण होने का खतरा रहता है। पृष्ठ 122। लड़कियों को ऋतुस्राव के समय सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्हें अपने ऋतुस्राव चक्र का ध्यान रखते हुए ऋतुस्राव के लिए तैयार रहना चाहिए। हमेशा साफ सैनिटरी नैपकिन अथवा घर पर तैयार किए गए कपड़े के पैड इत्यादि का उपयोग करें। आवश्यकता अनुसार हर 4 से 5 घंटे में नैपकिन अथवा घर पर तैयार किए गए पैड को बदलें। शारीरिक व्यायाम। ताजी हवा में टहलना एवं खेलना शरीर को चुस्त एवं स्वस्थ रखता है। सभी युवा व किशोर लड़के एवं लड़कियों को टहलना, व्यायाम करना एवं बाहर खेलना चाहिए। इस पृष्ठ पर बाईं ओर नीचे के बक्से में क्या करें और क्या न करें के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। भ्रांतियां एवं असत्य अवधारणाएं करें और न करें। अध्याय 9 एवं इस अध्याय में आपने मनुष्य के जनन संबंधी वैज्ञानिक तथ्य एवं सिद्धांतों के विषय में पढ़ा। ऐसी बहुत सी असत्य अवधारणाएं प्रचलित हैं, जिन्हें आपको जानकर किशोर होने के नाते छोड़ना चाहिए। उदाहरण के लिए, किशोरों के शारीरिक परिवर्तन संबंधी अनुभवों को लेकर अनेक भ्रांतियां एवं असत्य अवधारणाएं हैं। इनमें से कुछ को यहां नीचे दिया जा रहा है। अब आप इस संबंध में तर्क प्रस्तुत कर सकते हैं कि ये मिथ अथवा असत्य धारणा है, जिनका कोई आधार नहीं है। 1. ऋतुस्राव के समय यदि कोई लड़की किसी लड़के को देखती है तो वो गर्भवती हो जाती है। 2. संतान के लिंग के लिए उसकी मां उत्तरदायी है। 3. ऋतुस्राव की अवस्था में लड़की का रसोई का काम करना निषिद्ध है। आपको ऐसे अनेक अन्य कथन या मिथ मिलेंगे जिनका कोई आधार नहीं है। उनको उखाड़ फेंकिए, छोड़ दीजिए। क्रियाकलाप 10.6। अपनी कक्षा में उन सहपाठियों के आंकड़े एकत्र कीजिए जो नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, तथा उनके आंकड़े भी एकत्र कीजिए जो व्यायाम नहीं करते। क्या आपको उनकी चुस्ती एवं स्वास्थ्य में कोई अंतर दिखाई देता है? नियमित व्यायाम के लाभ पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। नशीली दवाओं, ड्रग्स का निषेध करें। किशोरावस्था व्यक्ति के शारीरिक एवं मानसिक रूप से अधिक सक्रियता का समय है, जो वृद्धि काल का एक सामान्य भाग है। अतः भ्रमित अथवा असुरक्षित न महसूस करें। यदि कोई व्यक्ति आपको ये बताता है कि किसी ड्रग यानी नशीली दवा के सेवन से आप अच्छा अथवा तनाव मुक्त महसूस करेंगे, तो आपको इसके लिए ना ही कहना चाहिए, जब तक वो दवा डॉक्टर द्वारा ना दी गई हो।
ड्रग्स नशीले पदार्थ हैं जिनकी लत पड़ जाती है। यदि आप इन्हें एक बार लेते हैं तो आपको इन्हें बार बार लेने की इच्छा होती है, परंतु कालांतर में ये हानिकारक हैं। ये स्वास्थ्य एवं खुशी दोनों को ही बर्बाद कर देते हैं। आपने एड्स के विषय में तो अवश्य ही सुना होगा, जो HIV नामक खतरनाक विषाणु यानी वायरस द्वारा होता है। यह वायरस एक पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में ड्रग के इस्तेमाल की जाने वाली सिरिंज द्वारा भी जा सकता है। वायरस का संक्रमण दूसरे माध्यमों जैसे कि पीड़ित रोगी मां से दूध द्वारा उसके शिशु में हो सकता है। HIV से पीड़ित व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क स्थापित करने द्वारा भी इस रोग का संक्रमण हो सकता है। इस पृष्ठ पर सबसे नीचे किशोर द्वारा गर्भधारण विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। आप संभवतः जानते होंगे कि हमारे देश में विवाह की विधि संगत यानी कानूनी आयु लड़कियों के लिए 18 वर्ष एवं लड़कों के लिए 21 वर्ष है। इसका कारण है कि टीन आयु यानी किशोर लड़कियां या मां शारीरिक एवं मानसिक रूप से मातृत्व के लिए तैयार नहीं होती। बाल विवाह यानी कम उम्र में विवाह तथा मातृत्व से मां एवं संतान दोनों में ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इससे युवा स्त्रियों के लिए व्यवसाय के अवसरों में भी कमी आती है, क्योंकि वे मातृत्व की जिम्मेदारी उठाने के लिए सक्षम नहीं होती। अतः वो मानसिक पीड़ा से ग्रस्त रहती हैं। पृष्ठ 123। प्रमुख शब्द: एडम्स एप्पल, किशोरा अवस्था, एड्रेनलिन, संतुलित आहार, अंतःस्रावी ग्रंथियां, एस्ट्रोजन, हार्मोन, इंसुलिन, पीयूष ग्रंथि, यौवनारंभ, जननात्मक स्वास्थ्य, गौण लैंगिक लक्षण, लिंग गुणसूत्र, लक्ष्य स्थल, टेस्टोस्टेरोन, थायरॉक्सिन, स्वर यंत्र। आपने क्या सीखा? यौवनारंभ होने पर व्यक्ति जनन के सक्षम हो जाता है। 11 वर्ष की आयु से 19 वर्ष तक की अवधि किशोरावस्था कहलाती है। यौवनारंभ का प्रारंभ होने पर जनन अंगों में वृद्धि होती है तथा शरीर के विभिन्न स्थानों पर बाल आने लगते हैं। लड़कियों में स्तन विकसित हो जाते हैं तथा लड़कों के चेहरे पर दाढ़ी मूछें आ जाती हैं। किशोरावस्था में स्वर यंत्र की वृद्धि होने के कारण लड़कों की आवाज फटने लगती है। किशोरावस्था में लंबाई में वृद्धि होती है। यौवनारंभ एवं जनन अंगों का परिपक्व होना हार्मोनों द्वारा नियंत्रित होता है। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ हैं जो रुधिर में सीधे पहुंचते हैं। पीयूष ग्रंथि हार्मोन स्रावित करते हैं, जैसे कि वृद्धि हार्मोन तथा अन्य ग्रंथियां वृषण, अंडाशय, थायराइड तथा एड्रेनल को हार्मोन स्रावित करने के लिए उद्दीपित करते हैं। अग्न्याशय इंसुलिन का, थायराइड थायरॉक्सिन का तथा एड्रिनल एड्रेनलिन हार्मोन का उत्पादन करते हैं। टेस्टोस्टेरोन नर हार्मोन है तथा एस्ट्रोजन मादा हार्मोन है। गर्भाशय की दीवार निषेचित अंडाणु यानी युग्मनज को ग्रहण के लिए अपने आप को तैयार करती है। निषेचन न होने की स्थिति में गर्भाशय की दीवार की आंतरिक सतह निस्तारित होकर शरीर से बाहर रक्त के साथ प्रवाहित हो जाती है। इसे ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म कहते हैं। अजन्मे शिशु का लिंग निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि युग्मनज में XX गुणसूत्र हैं अथवा XY गुणसूत्र। किशोरावस्था में संतुलित आहार करना तथा व्यक्तिगत स्वच्छता का पालन करना महत्वपूर्ण है। पृष्ठ
124। अभ्यास 1। शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ का क्या नाम है? 2। किशोरावस्था को परिभाषित कीजिए। 3। ऋतुस्राव क्या है? वर्णन कीजिए। 4। यौवनारंभ के समय होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाइए। 5। 2 कॉलम वाली एक सारणी बनाइए जिसमें अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम तथा उनके द्वारा स्रावित हार्मोन के नाम दर्शाए गए हों। 6। लिंग हार्मोन क्या हैं? उनका नामकरण इस प्रकार क्यों किया गया? उनके प्रकार्य बताइए। 7। सही विकल्प चुनिए। क। किशोर को सचेत रहना चाहिए कि वो क्या खा रहे हैं, क्योंकि 1। उचित भोजन से उनके मस्तिष्क का विकास होता है। 2। शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है। 3। किशोर को हर समय भूख लगती रहती है। 4। किशोर में स्वाद कलिकाएं यानी ग्रंथियां भली भांति विकसित होती हैं। ख। स्त्रियों में जनन आयु काल का प्रारंभ उस समय होता है जब उनके 1। ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। 2। स्तन विकसित होना प्रारंभ करते हैं। 3। शारीरिक भार में वृद्धि होने लगती है। 4। शरीर की लंबाई बढ़ती है। ग। निम्न में से कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोचित है? 1। चिप्स, नूडल्स, कोक। 2। रोटी, दाल, सब्जियां। 3। चावल, नूडल्स, बर्गर। 4। शाकाहारी टिक्की, चिप्स तथा लेमन पेय। 8। इन पर टिप्पणी लिखिए। 1। एडम्स एप्पल। 2। गौण लैंगिक लक्षण। 3। गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण। 9। शब्द पहेली। शब्द बनाने के लिए संकेत संदेश का प्रयोग कीजिए। बाईं से दाईं ओर। 3। एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित हार्मोन। 4। मेंढक में लार्वा से वयस्क तक होने वाला परिवर्तन। 5। अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ। 6। किशोरावस्था को कहा जाता है। ऊपर से नीचे की ओर। 1। अंतःस्रावी ग्रंथियों का दूसरा नाम। 2। स्वर पैदा करने वाला अंग। 3। स्त्री हार्मोन। 10। नीचे दी गई सारणी में आयु वृद्धि के अनुपात में लड़कों एवं लड़कियों की अनुमानित लंबाई के आंकड़े दर्शाए गए हैं। लड़के एवं लड़कियों दोनों की लंबाई एवं आयु को प्रदर्शित करते हुए एक ही ग्राफ कागज पर ग्राफ खींचिए। इस ग्राफ से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? यहां दिखाई गई सारणी में 2 मुख्य शीर्षक हैं, आयु वर्षों में व लंबाई सेंटीमीटर में, और इसके नीचे 2 उपशीर्षक दिए गए हैं, लड़के लड़कियां। 0 वर्ष की आयु में लड़के 53 सेंटीमीटर, लड़कियां 53 सेंटीमीटर। 4 वर्ष की आयु में लड़के 96 सेंटीमीटर, लड़कियां 92 सेंटीमीटर। 8 वर्ष की आयु में लड़के 114 सेंटीमीटर व लड़कियां 110 सेंटीमीटर। 12 वर्ष की आयु में लड़के 129 सेंटीमीटर व लड़कियां 133 सेंटीमीटर। 16 वर्ष की आयु में लड़के 150 सेंटीमीटर व लड़कियां 150 सेंटीमीटर। 20 वर्ष की आयु में लड़के 173 सेंटीमीटर व लड़कियां 165 सेंटीमीटर। यहां दाईं ओर एक ग्राफ में लड़के व लड़कियों की लंबाई के संदर्भ में जानकारी दी गई है। लड़कियों के लिए
लाल रेखा का ग्राफ में प्रयोग किया गया है व लड़कों के लिए ग्राफ में नीली रेखा का इस्तेमाल किया गया है। पृष्ठ 126। विस्तारित अधिगम, क्रियाकलाप एवं परियोजनाएं। 1। अपने से बड़े संबंधियों से बाल विवाह के कानूनी पहलू के संबंध में जागरूकता का पता लगाइए। आप स्वयं इस संबंध में अपने अध्यापक, माता पिता, डॉक्टर अथवा इंटरनेट से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाल विवाह दंपति के लिए क्यों उचित नहीं है, इस विषय पर 2 मिनट का व्याख्यान लिखिए। 2। HIV एड्स के बारे में समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं से कटिंग एकत्रित कीजिए। HIV एड्स पर 15 से 20 वाक्यों का लेख लिखिए। 3। 2011 जनगणना के अनुसार हमारे देश में प्रति 1000 पुरुषों के लिए 940 स्त्रियां हैं। पता लगाइए कि कम अनुपात के लिए समाज की क्या चिंताएं हैं। याद रखिए कि लड़का अथवा लड़की होने की संभावना एक समान है। ख। एमनियोसेंटेसिस क्या है तथा ये तकनीक किस प्रकार उपयोगी है। भारत में इस तकनीक द्वारा गर्भस्थ शिशु के लिंग की पहचान करने पर प्रतिबंध क्यों है। 4। अपने समग्र विचारों को समाहित करते हुए जनन संबंधी तथ्यों की जानकारी के महत्व पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसी के साथ 18 अध्यायों की इस पुस्तक का अध्याय 10 यहां समाप्त हुआ।